नमस्कार, जय हिंद। आज हम इस वीडियो में अग्निपथ स्कीम लाने के पीछे जो केंद्र सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य पर्पज या मुख्य मोटिव के बारे में जानने की कोशिश करेंगे भाई। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि भाई आजकल अग्निपथ चारों तरफ चर्चा में है और अग्निपथ स्कीम को लाने में जो सरकार का क्या उद्देश्य है, मतलब इसके पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है, क्या पर्पज है, आज इसी वीडियो में हम बात करेंगे भाई। आप सभी लोगों को पता होगा कि जो आर्मी का जो सिलेक्शन है वो दो तरह से होता है। एक सिलेक्शन होता है रैलियों के थ्रू, यानी कि जिसमें भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न डिस्ट्रिक्टों में आर्मी की खुली या ओपन भर्ती कह लो या फिर रैलियां होती है। उन रैलियों में युवा जाते हैं और उन रैलियों में जब युवा पार्टिसिपेट करते हैं तो जो फिजिकल, मेडिकल और टेस्ट को क्वालिफाई करता है तो उन बच्चों को आर्मी में सिलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है ना। तो इसको हम रैली भर्ती भी बोलते हैं। और कई बार जो दूसरा एक तरीका होता है परमानेंट भर्ती का, वो ये होता है कि आप एनडीए के थ्रू या एसएसबी के थ्रू भी आप मतलब आर्मी में जा सकते हैं। जो रैलियों के थ्रू जो भर्ती होती है उसमें आपके जवान शामिल हो गए, मतलब जीडी की भर्ती होती है या फिर टेक्निकल भर्ती होती है। लेकिन यदि आप एनडीए के थ्रू आर्मी में जाना चाहते हैं तो उसमें आप ऑफिसर रैंक में जाते हो। और दूसरा जो तरीका होता है, मतलब ये जो पहला तरीका था इसको हम कौन सा तरीका बोलते हैं, परमानेंट जो सिलेक्शन होता है आर्मी है उसके बारे में होते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है एसएसएस के थ्रू, यानी कि जो आर्मी है, सेना है, सेना में जाने के दो तरीके हैं। ठीक है ना। एक तरीका जो परमानेंट बेस पे जाते हैं और दूसरा जाता है जो शॉर्ट स्कीम के तहत जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसएससी बोलते हैं। एसएससी का मतलब ये नहीं है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी का यहाँ पे मतलब होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन। क्या होता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन। जो परमानेंट की बात करी, परमानेंट में भी दो तरह के तरीके होते हैं जाने के। जो पहला तरीका होता है वो होता है जो आर्मी की या फिर एयरफोर्स की या फिर नेवी की जो रैली आती है उसके थ्रू जाते हैं। ठीक है। तो भिन्न भिन्न डिस्ट्रिक्ट, भिन्न भिन्न राज्यों में क्या होता है, आर्मी की खुली भर्ती आती है और उस भर्ती में युवा पार्टिसिपेट करते हैं। और पार्टिसिपेट करने के बाद जो युवा फिजिकल, मेडिकल और टेस्ट क्वालिफाई कर देता है तो आर्मी में सिलेक्ट हो जाता है। और दूसरा जो तरीका होता है वो होता है एनडीए के थ्रू। इसमें क्या होता है, जैसे 10+2 करने के बाद आप एनडीए का टेस्ट देते हो। एनडीए का टेस्ट देने के बाद आपको टेस्ट क्वालिफाई होने के बाद आपका इंटरव्यू होता है। और यदि आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते तो उसके बाद आपको एनडीए में सिलेक्शन मिलता है। यहाँ पे एनडीए का मतलब क्या है, नेशनल डिफेंस एकेडमी होती है। और एनडीए में आप यदि सिलेक्ट हो जाते हो तो उसके बाद आपका 4 साल का कोर्स होता है और उसके बाद जब आप निकलते हो तो आप ऑफिसर रैंक में जाते हो भाई। ठीक है ना। और एक दूसरे एनडीए में भी एक होता है जिसको हम एसएसबी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपको एनडीए का टेस्ट नहीं क्वालिफाई करना पड़ता, बल्कि इसमें आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। और आप यदि इंटरव्यू में क्वालिफाई हो जाते हैं तो वैसे ही प्रोसीजर हेल्ड होता है जैसे कि एनडीए में होता है। और एसएसबी के इंटरव्यू के बाद आपकी स्टडी होती है 4 साल की, उसके बाद फिर आप ऑफिसर रैंक में चले जाते हो। तो ये जो भर्ती प्रक्रिया है इसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट भर्ती प्रक्रिया होती है, जिसमें क्या है बिल्कुल परमानेंट आप स्थायी तौर पे सेना में शामिल होते हैं। एक दूसरा जो तरीका होता है वो होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसएससी बोलते हैं। यानी कि एसएससी के थ्रू भी आप सेना में जा सकते हो। एसएससी के थ्रू जो सेना में जाता है उसका जो सेना में कार्यकाल रहता है वो लगभग 10 से 14 साल का रहता है। मतलब मोस्टली क्या होता है, आप 10 साल के लिए सेना में जाते हो, या कई मौकों पे देखा जाता है कि वो 14 साल के लिए भी उनकी 4 साल के लिए उनकी सर्विस क्या कर दी जाती है, एक्सटेंड कर दी जाती है। और जो एसएससी में जो कैंडिडेट जाते हैं, जो युवा शामिल होते हैं, वो ऑफिसर रैंक में भी जाते हैं और साथ साथ में जो जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी में भी जाते हैं भी, या फिर कह लो आप सिपाही रैंक पे भी जाते हैं। और जब एसएससी में जब आप 10 साल लगाते हो या फिर 14 साल लगाते हैं उसके बाद आपको रिटायर कर दिया जाता है। लेकिन आप जब रिटायर होते हो तो उसके बाद आपको किसी प्रकार की कोई पेंशन सुविधा नहीं प्रोवाइड करवाई जाती, और लेकिन आपको इसके अलावा अन्य फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवाई दी जाती है। तो ये तो क्या था भाई, सेना में जाने की जो भर्ती प्रक्रिया है भाई, आप किस प्रकार सेना में शामिल हो सकते हो।
आज हम बात करेंगे भाई अग्निपथ जो स्कीम है जो सरकार लेके आई है, इसके पीछे सरकार का उद्देश्य क्या है भाई। जो मेन उद्देश्य है सरकार का अग्निपथ स्कीम लाने का वो है बजट बजट का क्या करना, मतलब सही तरह से इस्तेमाल करना और मैन पावर को रिड्यूस करना। देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल के तहत आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। मान लो केंद्र सरकार ने आर्मी के लिए 100 करोड़ का बजट पास कर दिया, 100 करोड़ का बजट पास कर दिया। अभी हम इस साल आर्मी पर 100 करोड़, मतलब आर्मी का मतलब तीनों सेनाओं की मैं बात करूं, ठीक ना, एयरफोर्स नेवी, मतलब इंडियन आर्मी, मतलब तीनों सेनाओं की बात, एयरफोर्स नेवी और आर्मी की तीनों की बात करूं तो इस बार मतलब जो केंद्र सरकार ने सेनाओं के लिए 100 करोड़ का क्या कर दिया, मतलब पैकेज अनाउंस कर दिया या फिर बजट पेश कर दिया। तो उस 100 करोड़ में होता क्या है, जो 25 करोड़ है यानी कि या फिर कह लो 25% है, वो किस में इन्वेस्ट हो जाता है, जो सैनिक होते हैं उनको मतलब पेंशन देने में। इसमें 25% किस में इन्वेस्ट हो जाता है, 25% इन्वेस्ट हो जाता है सेना के जो जवान है उनको वेतन देने में, और 25% किस में इन्वेस्ट हो जाता है, मतलब जो सेना के लिए रसद लाने में या फिर रसद तैयार करने में। और जो 25% किस में इन्वेस्ट करती है सेना, वो करती है वेपन खरीदने में या फिर कह लो हथियार खरीदने में, ठीक है ना। यानी कि केंद्र सरकार ने कितने का बजट पेश किया, 100 करोड़ का बजट पेश किया सेना के लिए। उसके जब 100 करोड़ सेना को मिला तो सेना ने क्या किया, 25% जो बजट का उसका किस में चला जाता है, यानी कि सैनिकों की जो भूतपूर्व सैनिक है उनको पेंशन देने में चला जाता है। 25% उसका चला जाता है अपने जो मौजूदा सैनिक है, करंट में जो सेना में सैनिक है उनको वेतन देने में चला जाता है। और 25% चला जाता है रसद के लिए, यानी कि जो आर्मी के लिए जो खाना पीना रहने की जो सुविधा प्रोवाइड करवाने के लिए उसमें चला जाता है। और जो 25% है वो जाता है उसका वेपन खरीदने में, यानी कि हथियार खरीदने में। जो भी केंद्र सरकार ने जो सोचा है, जो केंद्र सरकार जो माइंड सेट करके चली हुई है, जो केंद्र सरकार का जो मेन पर्पज है, मेन मोटिव है, वो ये है कि जो ये पेंशन फंड का पैसा है हम इसको कम कर दें या पूरी तरह से खत्म कर दें। अब ये 25% का जो फंड बच जाएगा, जो 25% का जो बजट सरकार के पास बच जाएगा, यदि वो पेंशन ना देंगे सैनिकों को, तो 25 और 25 तो यानी कि 50, यानी कि 50% कह लो या फिर 50 करोड़ की बात करूं तो 50% किस पे इन्वेस्ट कर देंगे, मतलब वेपन खरीदने पे इन्वेस्ट कर देंगे। तो मेन पर्पज सरकार का क्या है, मेन पर्पज है सरकार का, यानी कि किसी तरह मतलब सैनिकों की जो पेंशन है उसको बंद करके और पेंशन का पैसा प्लस जो वेपन खरीदने का पैसा उसको जोड़कर डबल हो जाएगा, और उससे ज्यादा संख्या में नए नए और एडवांस टेक्नोलॉजी के वेपन खरीदना, ये सरकार का मेन पर्पज है। अब पेंशन स्कीम को खत्म कैसे किया जाए, तो ये सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या थी या फिर ये कह लो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी भी। तो सरकार ने इसके लिए क्या किया, सरकार इसके लिए अग्निपथ स्कीम लेके आई, और इस स्कीम के तहत जो सरकार क्या करेगी भाई, हर कैंडिडेट को 4 साल के लिए सिलेक्ट करेगी और 4 साल के बाद उसको रिटायर कर देगी। वो बात अलग है कि 100 में से 25% को सरकार क्या कर लेगी, रिटेन कर लेगी। और धीरे धीरे देखते ही देखते क्या होगा, एक ऐसी सेना मतलब सरकार के पास मौजूद होगी आने वाले 5 या 10 साल में, जिसको मतलब सरकार को पेंशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ साथ में युवा भी हो गए, युवा जोश भी होगा, और साथ साथ में जो सरकार के पास या फिर सेना के पास ऐसे जवान होंगे जो यंग होंगे, ठीक है ना। और साथ ही साथ में मतलब सरकार उस पेंशन का जो बचा हुआ पैसे से क्या करेंगे, नए नए वेपन खरीद सकेगी वे, ठीक है ना। और देखो ये भी बात है, इस स्कीम के तहत सरकार क्या करेगी, जो मैन पावर है, जो सेना की जो स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को भी धीरे धीरे क्या कर देगी, कम कर देगी। और इसका पर्पज क्या है भाई, ये है समय की डिमांड, ये कहते हैं ना परिवर्तन प्राकृतिक का नियम है। उसी के तहत यही सोच के जो केंद्र सरकार है, जो सेना है, वो चली हुई है कि वो किसी न किसी तरह करके मैन पावर को क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी। और रिड्यूस कैसे करेगी, जैसे हाल फिलहाल की यदि मैं बात करूं, प्रति साल जो सेनाओं से लगभग 1.65 लाख सैनिक क्या होते हैं, रिटायर होते हैं।
और 1.65 लाख ही सैनिक सेना में क्या होते हैं, भर्ती होते हैं, भिन्न भिन्न रैलियों से, भिन्न भिन्न प्रोसीजर से, ठीक है ना। लेकिन हुआ क्या, जब से यानी कि साल 2019 के बाद 2022 करंट जो ईयर चला हुआ है, इन 3 सालों में सेना की कोई भर्ती आई नहीं, जिसकी वजह से 1.65 मल्टीप्लाई क्या कर लो, 3 कर लो, तो इतने सैनिक क्या हो गए, रिटायर तो हो गए, लेकिन वो किस नहीं सिलेक्ट नहीं हुए। अब सरकार क्या करेगी, धीरे धीरे क्या करेगी, धीरे धीरे अग्निपथ स्कीम के तहत नए जवानों को भर्ती करेगी, और उन जवानों को इतना भर्ती नहीं करेगी जितना क्या की रिक्वायरमेंट होती थी, और देखते देखते क्या होगी, जो सेना की जो मैन पावर है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और इससे क्या होगी, सरकार पेंशन तो बचाएगी, साथ साथ में जो सैलरी भी बचाने का काम करेगी, और जितना भी ये पैसा है, ये सारा का सारा पैसा किस पे इन्वेस्ट करेगी, वो वेपन खरीदने पे इन्वेस्ट करेगी, ऐसा सरकार का मानना है, या फिर ऐसा सेनाओं का मानना है भाई। और ये समय की डिमांड क्यों है और क्यों ये स्कीम लेके आई, इसके पीछे भी बहुत बड़ा पर्पज है। देखिए आज क्या है, आज का जो जमाना है ये क्या है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, और जिसके पास ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है वही देश आज के समय में मजबूत देश है, या फिर स्ट्रॉन्ग कंट्री है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर से समझाना चाहता हूँ। आपने इजराइल का नाम सुना होगा। इजराइल का एक छोटा सा देश है, और वो एक ऐसा देश है जो अपने चारों तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन किसी भी उसके दुश्मन देश की इतनी हिम्मत नहीं कि वो इजराइल की तरफ आंख उठा के देख ले, या फिर उस पर क्या कर दे, हमला कर दे। और उन्होंने एक बार कोशिश भी की थी, कहते हैं एक बार जितने भी अरबियन कंट्री है, यानी कि जो उसके आसपास जितनी मुस्लिम कंट्री है, सबने मिलके मतलब इजराइल पे हमला बोल दिया था, और कहते हैं अकेले इजराइल ने उन सभी के सभी को हरा दिया। इजराइल के पास कोई ज्यादा बड़ी आर्मी नहीं है, ठीक है ना, मतलब कोई ज्यादा बड़ी उसके पास आर्मी नहीं है, लेकिन उसके पास जो सबसे बड़ी है वो है उसके पास टेक्नोलॉजी। इजराइल ने अपनी सीमाओं पे किसी भी सैनिक को नहीं खड़ा कर रखा। इजराइल की जो बॉर्डर है उस पर कोई सैनिक पहरेदारी नहीं करता, ना ही उसके जो सैनिक बॉर्डर पे खड़े हैं। उसने अपने देश में ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की है कि उसने अपने सैनिकों को बॉर्डर पे खड़े करने की जरूरत ही नहीं महसूस हुई। और इसलिए, और आज इजराइल क्या है, अपने जो टेक्नोलॉजी दूसरे देशों को बेच रहा है, या फिर कह लो अपने वेपन दूसरे देशों के को भी बेच रहा है। यदि मैं भारत की बात करूं तो भारत की जो स्पेशल फोर्सें हैं उनके पास जितने भी हथियार है, मोस्टली जो हथियार है, जो मोस्टली जो वेपन है, वो सभी के सभी किस देश से आए हुए हैं, इजराइल से आए हुए हैं। और यही चाहती है भारत सरकार कि हम जितना जो बजट है, जो सेना का जो बजट मिलता है सेना को, ज़्यादा से ज़्यादा बजट हम किस पे इन्वेस्ट करें, टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करें, और साथ साथ में सेना को बेस्ट से बेस्ट या फिर एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार प्रोवाइड करवाए, वेपन प्रोवाइड करवाए, ताकि हमारी सेना ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो सके। आज के टाइम में जैसे रसिया है, अमेरिका है, ये देश भी, इनकी सेना भी क्यों मजबूत है, क्योंकि उनके पास क्या है, टेक्नोलॉजी है, और वो अपना ज़्यादातर जो पैसा है वो किस पे इन्वेस्ट करती है, सेना का जो बजट है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो पैसा इन्वेस्ट करती है वो करती है टेक्नोलॉजी पे, और नए नए और एडवांस जो वेपन तैयार करने के लिए, और एडवांस जो वेपन है वो अपनी सेनाओं को प्रोवाइड करवाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसा करती है भाई, ठीक है ना। अब आप ये बोलो कि भाई जो मैन पावर रिड्यूस कर रही है जो सेना, अग्निपथ स्कीम के तहत मैन पावर रिड्यूस कर देगी, और वो जो मैन पावर का जो सैलरी जो बचेगी और जो पेंशन बचेगी उससे हथियार खरीदेगी। आप सोचोगे कि भाई इससे क्या होगा, सेना कमजोर होना शुरू हो जाएगी, जो हमारी सेना क्या हो जाएगी, सेना। ये आपका सोचना है, सरकार का नहीं सोचना। सरकार का क्या सोचना है इसमें, देखो अब मैन पावर तो रिड्यूस कर देगी, लेकिन साथ साथ में क्या करेगी, अपने सैनिकों को अच्छे से अच्छे और एडवांस वेपन देगी, ताकि उसको मतलब जंग लड़ने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो दो तरह के तरीके होते हैं, एक तरफ क्या होगा, मतलब मैन पावर होगी, और दूसरी तरफ क्या होता है, एक ऐसे सैनिक की सेना होगी जिसके पास अच्छे वेपन है। आपको क्या लगता है कौन सी सेना जीतेगी, वो सेना जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, या वो सेना जिसके पास अच्छे वेपन होंगे? जहां तक मेरा अनुमान है वो सेना जीतेगी जिसके पास अच्छे वेपन है। और ये आज से नहीं, हजारों सालों की बात है। देखिए
हम अपने इतिहास में ही जाते हैं। आपने 1857 की क्रांति के बारे में सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने जो भारतीयों को हरा दिया था, या फिर 1857 की क्रांति सफल नहीं हो पाई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मतलब क्यों नहीं हो पाई, इसके पीछे क्या कारण रहे थे? उसके पीछे ये कारण था कि भारतीयों के पास अच्छे हथियार नहीं थे। भारतीयों के पास स्ट्रेंथ तो थी, लेकिन भारतीयों के पास क्या थे, अच्छे हथियार नहीं थे। और अंग्रेजों के पास क्या थे, अच्छे हथियार थे। और इसी वजह से अंग्रेजों ने इतनी बड़ी क्रांति को दबाने में कामयाब हो पाए। देखिए, एक तरफ क्या है, 100 सैनिक है जिनके पास क्या है, लठ है, तलवार है। और दूसरी तरफ एक सैनिक है जिसके पास हाथ में 47 है, AK-47 है। आपको क्या लगता है कौन सैनिक जीत पाएगा? तो वो जो अकेला सैनिक है उस 100 के 100 सैनिकों को यानी कि मार सकता है, क्योंकि उसके पास क्या 47 है। और यही हुआ था 1857 की क्रांति में। 1857 की क्रांति में जितने भी भारतीय सैनिकों ने भाग लिया, सभी के पास पुराने हथियार थे, या फिर कह लो वो ज्यादातर मोस्टली पुराने बंदूकें या फिर तलवारों बालों के साथ क्रांति में शामिल हुए थे। लेकिन अंग्रेजों के पास क्या था, नई टेक्नोलॉजी की क्या थी, बंदूकें थी। और इसी वजह से उन्होंने इतनी स्ट्रेंथ को हराने में कामयाब हुए। और यदि मैं वही बात करता हूँ, यदि एक तरफ 100 सैनिक और उनके हाथ में लठ या फिर तलवारें हों, और दूसरी तरफ एक सैनिक हो जिसके हाथ में 47 हो, तो ये लाजमी है कि जिस सैनिक के पास 47 है तो 101% जीत पाएगा, क्योंकि 47 एक मिनट में 600 राउंड फायर कर देती है, यानी कि एक मिनट में 600 गोलियां दागने में सक्षम है। तो आप इसलिए सोचिए कि स्ट्रेंथ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर टेक्नोलॉजी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज वही देश सबसे मजबूत स्थिति में है, स्ट्रोंग है, जिसके पास टेक्नोलॉजी है। और वही इसलिए इजराइल आज के समय में सबसे मजबूत राष्ट्र है। इजराइल की तरफ पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो आंख उठा के देख ले, क्योंकि उसने अपनी टेक्नोलॉजी इस हिसाब से विकसित की है कि कोई भी देश उसको हरा नहीं सकता, कोई भी देश उस पर मिसाइल हमला नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अपने बॉर्डर को इस तरह सुरक्षित किया है कि यदि कोई देश उस पर मिसाइल हमला भी करेगा तो वो मिसाइल है वो बीच रास्ते में ही नष्ट हो जाएगी भी। और हाल फिलहाल में जो पीछे इजराइल का अपने पड़ोसी देश के साथ युद्ध हुआ था, तो उसने इस चीज को प्रूव भी करके दिखाया है। तो मेरा मानना है भाई, जो सरकार का जो मेन मोटिव है वो यही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचाया जाए बजट का, और ज़्यादा से ज़्यादा जो बजट का पैसा बचा हुआ है वो आर्मी को, सेना को अच्छे वेपन दिलाने में खर्च किया जाए। और साथ ही साथ में जो मैन पावर को रिड्यूस किया जाए, ताकि जो उनकी सैलरी से भी जो पैसा है वो बच सके। और अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी का क्या किया जाए, इस्तेमाल किया जाए सेना के लिए। या फिर आप कह लो एक किस्म का ये सेनाओं का क्या है, मॉडर्नाइजेशन, मतलब जो जो सेनाओं का क्या है, आधुनिकीकरण करने सरकार जा रही है। यानी कि जो लाख सालों से जो स्कीम में चलती आ रही थी, जो सालों से जो एक तरीका चला आ रहा था, उसको चेंज करना, और साथ साथ में सेना का आधुनिकीकरण करना भी सरकार का मुख्य पर्पज है। जो आप सुन रहे हो वो टॉपिक एक अलग है, ठीक है ना। वे नेताओं की पेंशन बंद कर दी जाए, ये कर दी जाए, वो क्या है, टॉपिक अलग है। मेरा इस वीडियो का सिर्फ यही उद्देश्य था, सरकार का क्या मानना है और सरकार किस उद्देश्य से ये स्कीम लेके आई है। तो सरकार का यही उद्देश्य है। आपको क्या राय है, आपका क्या समझते हैं, कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।